हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में आरोह भाग के और वितान भाग के जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी तीसरी बुक जिसका नाम है भाषा, अभिव्यक्ति और विभिन्न माध्यम। सेम यही बुक जो है आपने अपनी 11वीं कक्षा में भी पढ़ी है। इसके जो चैप्टर आपने 11वीं कक्षा में पढ़ लिए थे वो अब काम नहीं आएंगे। 12वीं कक्षा में वो सिलेबस से कट हैं। अब आपके नए चैप्टर जो बचे हुए हैं हम वो चैप्टर सब करेंगे। बुक आपकी सेम ही रहेंगी। ये हमारी 11वीं और 12वीं की कंबाइंड बुक है। तो हमारा इस बार जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक में तो वो थर्ड चैप्टर है, परंतु 12वीं कक्षा का वो पहला चैप्टर है जिसका नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन से यहाँ क्या मतलब है कि जैसे आप रेडियो पर कोई समाचार सुनते हो, टेलीविज़न पर सुनते हो, अखबार में कोई समाचार पढ़ते हो या कोई फीचर आप पढ़ते हो या इंटरनेट पर कोई खबर आपके पास आती है, तो उन सब के लिए जो है लिखने की एक शैली निर्धारित कर दी जाती है कि किस खबर को या किस बात को दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने या श्रव्य माध्यम से जो है हमें कैसे लोगों के सामने लेकर आना है। तो उन सब का जो है यहाँ पर वर्णन किया जाएगा इस पाठ के अंतर्गत। और जो है ये मतलब ये सब क्या है, हमारे जनसंचार के साधन हैं, मास कम्युनिकेशन के साधन हैं कि जिनसे हमें जो है दिन प्रतिदिन खबरें प्राप्त होती रहती हैं। ये हमें जागरूक करती रहती हैं कि कैसे हमारे समाज में क्या क्या बदलाव आ रहा है, क्या क्या नई नई चीज़ें, क्या क्या नई नई तकनीकें, क्या खोज हो रही है। इन सब का जो है हमें लेखन के माध्यम से ही पता चलता है। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्रमुख जनसंचार माध्यम, प्रिंट, टीवी, रेडियो, इंटरनेट। और प्रिंट माध्यम उसकी क्या क्वालिटी है, और रेडियो के बारे में, रेडियो समाचार का लेखन कैसा होना चाहिए। टेलीविज़न के बारे में, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली। इंटरनेट के बारे में, इन सब के बारे में जो है हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के तरीके और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग शैलियों में लिखी जाती है। अखबारों में अलग, पत्र पत्रिकाओं में अलग, रेडियो में अलग, टेलीविज़न के लिए लिखना जो है एक अलग कला है। क्योंकि माध्यम अलग है तो इसलिए ज़रूरतें भी अलग होंगी। एक आप किसी चीज़ को सुनते हैं, एक किसी चीज़ को लिखकर फिर पढ़ते हैं, तो हर चीज़ का जो है एक अलग अलग महत्व है। इसी प्रकार से जब आप समाचार सुनते हैं तो आपको टेलीविज़न में वो अलग दिखते हैं, रेडियो में वो अलग दिखते हैं, अखबार, पत्र पत्रिकाओं में, इंटरनेट पर वो आपको अलग अलग दिखते हैं। जैसे संसार में सभी व्यक्तियों की ज़रूरतें एक जैसी नहीं होती, उसी प्रकार से जनसंचार माध्यमों के लिए जब कोई समाचार या कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो एक जैसी शैली में नहीं लिखे जाते हैं। सभी प्रकार के माध्यमों की जो लेखन की शैली है वो अलग अलग है, क्योंकि सभी की ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? प्रिंट यानी कि छपाई, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। विभिन्न माध्यमों के लिए समाचार लेखन। उम्मीद है कि आप अखबार नियमित रूप से पढ़ते होंगे। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे, रेडियो भी सुनते होंगे। संभव है कि आप कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते और सुनते देखते हों। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है?
कभी ध्यान से किसी शाम या रात टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर इन समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। अब बताइए कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे समाचार की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या फ़र्क नज़र आएगा? उनमें कोई विशेष अंतर भी है या नहीं, आपको यह अंतर स्पष्ट दिखेगा। आप देखिए, रात में कोई समाचार आता है, आप उसको टीवी पर देखिए, फिर उसे आप रेडियो पर सुनिए और सुबह वही खबर आप अखबार में पढ़िए, तो आपको कुछ ना कुछ अंतर जो है थोड़ा बहुत उनके अंदर नज़र आएगा। सभी माध्यमों में समाचार लिखने की शैली, भाषा और प्रस्तुति में क्या अंतर है? अखबार क्या है? पढ़ने के लिए है। रेडियो सुनने के लिए है। टीवी देखने और सुनने, इंटरनेट पढ़ने, देखने और सुनने, तीनों ही प्रकार का वो साधन है। तो ये आपसे 1 मार्क्स में कई बार पूछ भी लिए जाते हैं कि रेडियो कैसा माध्यम है और अखबार कैसा माध्यम है, टेलीविज़न और इंटरनेट कैसा माध्यम है। तो निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको कई अंतर देखने को मिले होंगे। सबसे सहज और आसानी में नज़र आने वाला अंतर यही दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने, टीवी देखने में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधाएं मौजूद हैं। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है। अखबार कैसा माध्यम है? छपे हुए शब्दों का। और रेडियो बोले गए शब्दों का। सभी माध्यमों में लेखन की बारीकियों को समझना ज़रूरी है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में बीच फर्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फ़र्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, उसकी खूबियों और उसकी खामियों से परिचित हो। मतलब उसमें जो किसी में अगर कोई क्वालिटी है तो उसके अंदर कोई ना कोई कमी भी ज़रूर पाई जाती है। हमें क्वालिटी के साथ साथ जो है उसकी जो कमियां हैं उसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है। और क्या है अब आगे कि आप तभी समझ सकते हैं। खबर लिखने के समय में हमें उनको पूरा पढ़ना और माध्यमों की ज़रूरतों को समझना पड़ता है। जनसंचार माध्यम के खूबियाँ और खामियाँ की इसकी खूबी भी है और कुछ ना कुछ कमियाँ भी ज़रूर है। सबसे पहले क्या है, आपको कौन सा माध्यम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? अगर आपसे पूछा जाए जनसंचार के सभी माध्यमों में सबसे अधिक पसंद किसे करते हैं और क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि किसी को रेडियो सुनना अच्छा लगता है, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को इंटरनेट चलाना, उस पर चैटिंग करना और किसी को अखबार, पत्र पत्रिकाओं का पढ़ना अच्छा लगता है। सभी की पसंद अलग अलग है। जाहिर है सबकी अपनी अपनी पसंद के पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है। आप या आपके दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों के लिए अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियां आपकी और आपके अन्य दोस्त के मिजाज, रुचियों और उसकी ज़रूरतों पर जो है वो निर्भर करता है। स्पष्ट है कि सभी मनुष्यों की जो रुचियां हैं वो अलग अलग हैं और वो अलग अलग माध्यमों को चुनते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और इसका अर्थ यही हुआ कि हर माध्यम की अपनी कुछ ना कुछ विशेषता है, तो कुछ ना कुछ उसकी खूबियाँ भी हैं। कोई भी माध्यम दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं है। मतलब किसी के बीच जो, अगर किसी को रेडियो सुनना अच्छा लगता है तो हम ये नहीं कह सकते कि रेडियो में कोई ज़्यादा कमी है। कमी है अगर हम तुलना करते हैं, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि वो बेकार है। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है या कोई एक दूसरे से कमतर है। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ और अपनी अपनी खामियाँ हैं, लेकिन जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उसके परस्पर पूरक होने पर है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फ़र्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक
एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। हर माध्यम में उपभोक्ताओं को अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ता कौन हुए? हम लोग, यानी कि रेडियो सुनने पर अलग संतुष्टि मिलती है, टेलीविज़न देखने पर अलग संतुष्टि, इंटरनेट चलाने पर अलग संतुष्टि मिलती है। सभी की क्वालिटी अलग अलग है, तो सभी से आनंद भी जो है वो अलग अलग मिलता है। अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि रेडियो पर, टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उनका मतलब हमें लाइव जीवंत होने का जो है एहसास होता है। ख़ास तौर पर किसी क्रिकेट या फुटबॉल मैच के रोमांचक क्षणों को याद कीजिए। किस प्रकार दर्शक अपने कमरे में दिल थामे इन्हें देखते हैं। अक्सर पढ़ने सुनने में आता है कि किसी क्रिकेट या फुटबॉल मैच के रोमांचक क्षणों का तनाव न झेल पाने के कारण फला आदमी दिल का दौरा पड़ने पर उसकी मौत हो गई, या फिर किसी ने अपना टीवी ही तोड़ डाला है। आप देखते हो ना, जब वर्ल्ड कप होता है सभी लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं। कोई जो है उछलता है, कोई डांस करता है, कोई कुछ करता है। सभी की जो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग होती है। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता है। इस तरह रेडियो खबरें सुनते हैं आप जितना उन्मुक्त होते हैं उतना और माध्यमों में संभव नहीं है। उधर इंटरनेट जो है अंतःक्रियात्मक है, एक्टिविटी है, मतलब आप स्वयं में ही लगे रहते हैं। सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाइए, सूचनाओं का आप अथाह संसार में पहुंच जाएंगे। सभी माध्यमों की दैनिक जीवन में उपयोगिता। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी की हमारी दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ है। इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। आइए अब इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियाँ और कमियों को समझने की कोशिश करें। तो क्या कारण है जनसंचार माध्यमों की? एक तो किसी को अपनी रुचि के अनुसार कोई माध्यम पसंद होता है, कोई क्या है, कोई किसी की हम तुलना करके ये नकार नहीं सकते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर है। उपभोक्ताओं की संतुष्टि, मतलब किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो जिस चीज़ पर जिसकी संतुष्टि हो जाती है उसको वही लोग जो है पसंद करते हैं। सभी माध्यमों की जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। अब है हमारा सबसे पहले प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम को क्या है? आधुनिक माध्यमों में इसे सबसे पुराना कहा जाता है। प्रिंट यानी कि मुद्रण की जो मुद्रण, छपाई, प्रिंट, इसे जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं। आधुनिक मुद्रण का आविष्कार जो है किसने किया था? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। ये आपके एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं कि यहाँ पर मुद्रण का आरंभ कहाँ से हुआ था, किसने शुरू किया था? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से हुआ था। आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। और सबसे आधुनिक माध्यमों में ये सबसे पुराना है प्रिंट माध्यम। आप ये अपनी बुक देख रहे हो, ये आपके सामने प्रिंटिंग में है, तो इसे प्रिंट माध्यम, अखबार आपके सामने प्रिंट माध्यम में है तो वो प्रिंट माध्यम है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई है। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं इसके आविष्कार का श्रेय जो है जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापा खाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी थी। यूरोप के पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत छापे खाने की अहम भूमिका है। जब यूरोप का पुनर्जागरण हुआ था, जिसे रेनेसां का युग कहा गया था, उसमें जो है छापे खाने की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में सबसे पहला छापाखाना कहाँ खुला था और कब खुला था? 1556 ईस्वी में गोवा में खोला गया था। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था, यानी कि धर्म संप्रदाय के लोगों ने धार्मिक पुस्तकें छापने के लिए जो है ईसाई लोगों ने इसे खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है।
मुद्रण के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि मुद्रित माध्यमों के तहत जो है अखबार, पुस्तकें इत्यादियों को शामिल किया गया है। हमारे दैनिक जीवन में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है, ये हमें ज़्यादा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मुद्रित माध्यम की विशेषताएं क्या है? एक तो छपे हुए शब्दों में स्थायित्व रहता है। अब आपके सामने कोई चीज़ छपी हुई है या आप किसी चीज़ को लिख देते हो तो उसमें क्या है, स्थायीपन आ जाता है, वो टिकी रहती है लंबे समय तक, उसको जो है कोई जल्दी से बदलाव नहीं ला सकता है। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता और शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, उसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए सोच विचार भी कर सकते हैं और कोई बात समझ नहीं आई हो तो उसे दोबारा या जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आप अखबार, पत्र, पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ को प्रकाशित, किसी भी समाचार या रिपोर्ट को पढ़ने के लिए जो है शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अखबार पहले पृष्ठ, पहली खबर पढ़ना है। आपकी जिसमें रुचि हो आप उसी को फिर से पढ़ सकते हैं। यह लिखित भाषा का विस्तार है। मुद्रित माध्यमों की सबसे दूसरी विशेषता क्या है कि यह लिखने वाली भाषा, लिखने की शैली का विस्तार करता है। जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको व्याकरण की, वर्तनी का, शब्दों का जो है उपयुक्त इस्तेमाल करना होता है। प्रचलित भाषा में लिखा जाता है कि जब हम किसी चीज़ को प्रकाशित करते हैं या हमें काफ़ी लोगों तक पहुंचाना होता है तो हमें जो है प्रचलित भाषा में, जिसका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होता है, उसी भाषा में जो है हमें यह लिखना पड़ता है। यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। मुद्रित माध्यम की तीसरी विशेषता क्या है कि इसमें हम सोचते भी हैं, विचार भी करते हैं और हल भी निकालने की कोशिश करते हैं। इस माध्यम से जो है आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ पढ़ने, समझने, सोचने का समय होता है बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जिसे अक्षर ज्ञान हो। साक्षर का मतलब क्या है? जो पढ़ा लिखा हो, जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर पर जो है योग्यता प्राप्त कर रखी हो। मुद्रित माध्यमों की अब कुछ कमियां भी हैं। अभी आपने इसकी खूबियां पढ़ी हैं तो अब इसकी कुछ कमियां भी हैं। अनपढ़ लोगों के लिए मुद्रित माध्यम जो है वो बेकार है। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी कमज़ोरी या सीमा क्या है कि यह अनपढ़ लोगों के लिए काम नहीं आती है। जिन लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं होता है या किसी विशेष योग्यता का स्तर हासिल नहीं किया होता है तो वो जो है इसे पढ़ नहीं सकते हैं। मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान, योग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा क्या है? रेडियो, टीवी या इंटरनेट के तरह जो है तुरंत घटी घटनाओं का संचालन नहीं कर सकते हैं। अब क्या है, अगर कोई घटना तुरंत घटती है कि दिन में कोई घटना घटी है तो टीवी पर, रेडियो पर जो है हम उन्हें तुरंत सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, परंतु प्रिंट माध्यम में ऐसा नहीं होता। अगर घटना आज घटित हुई है तो उसे हम जो है कल पढ़ पाएंगे। और क्या है? समाचारों की एक निश्चित समय सीमा। जो निश्चित समय सीमा जो वर्ड है, इसके लिए एक डेडलाइन वर्ड यूज़ किया जाता है। डेडलाइन का क्या मतलब होता है कि आपको किसी भी कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय सीमा, निश्चित अवधि दे दी जाती है, उसे डेडलाइन कहा जाता है। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं। जैसे अखबार जो है 24 घंटे में एक बार, या साप्ताहिक या पाक्षिक हो सकते हैं, 15 दिन में एक बार वो, या मासिक भी होते हैं कई बार अखबार की, महीने में एक बार जो है वो प्रकाशित होते हैं। और क्या है इसके अंतर्गत? अखबार या पत्र पत्रिका और समाचारों में रिपोर्ट प्रकाशन के लिए जो है स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा का ध्यान रखा जाता है, जिसे डेडलाइन कहा जाता है। शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब
जब हम कोई आपके सामने खबर लेके आते हैं या कोई भी समाचार आपके सामने आता है तो उसके लिए जो है हमें शब्दों की सीमा को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप कोई फीचर या रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाता है किसी संपादक को तो उसे 250 शब्दों में ही जो है उसे पूरा करना पड़ता है, क्योंकि अखबार पत्रिकाओं में जो है जगह सीमित होती है। वहाँ पर लिखने के लिए हमें अपने लेखन की शैली को भी सीमित रखना पड़ता है। छपने के बाद कोई गलती या अशुद्धि को दूर नहीं किया जा सकता है। एक बार अगर लेखक या पत्रकार इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले जो है आलेख में मौजूद जो भी उन्हें छपवाना होता है उसकी गलती और अशुद्धियों को दूर कर देते हैं, क्योंकि अगर एक बार वो छप जाता है तो छपने के बाद जो है उसकी अशुद्धि को दूर नहीं किया जा सकता है। अपनी गलतियों के लिए जो है वो स्वयं जिम्मेदार होता है, प्रकाशक जो है वो इसका जिम्मेदार नहीं होता है। और अपनी गलती और अशुद्धियों को छप जाए तो अगले अंक का मतलब क्या है, भाग में, अगले भाग में भूल सुधार के रूप में छापा जा सकता है कि मुझसे पिछली बार ये गलती हो गई थी, इस बार मैं जो है अपनी गलती को सुधार रहा हूँ। तो मुद्रित माध्यम के लिए जो है अभी हमने खूबियाँ और कमियाँ पढ़ी हैं। इसके लिए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी हैं। वो क्या है? पहला, लेखन में भाषा व्याकरण में वर्तनी शैली का जो है हमें ध्यान लिखने की, हमें भाषा की शुद्धि का जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमें व्याकरण का जो है अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी है। दूसरा, समय सीमा की, जो हमें कार्य करने की डेडलाइन दे दी जाती है उस समय सीमा का हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेखन और प्रकाशन के बीच जो गलती और अशुद्धियाँ होती है उन्हें ठीक करना ज़रूरी होता है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए जो है तारतम्यता मतलब एक संतुलन बनाकर रखना आवश्यक होता है। आज हमारा जो है ये प्रिंट मीडिया कंप्लीट हो गया है।